हेलो गाइस, आज मैं आपको 30 जनवरी के जो भी एडिटोरियल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो एक्चुअली आज ना 3 एडिटोरियल्स दे रखे हैं द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में। पहला है बाइट रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, जो आया था जो लेके आए थे वर्गीस कुरियन, ठीक है। सेकंड है जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना, स्पेशली इन हिंदुकुश जो हिमालयन है रीजन है उसमें, ठीक है, उसके बारे में। तीसरा है एक चाइना ने ना एक अपना अपना खुद का एआई मॉडल, एक जैसे चैट जीपीटी है उसकी तरह डेवलप किया है और काफ़ी इकोनॉमिकली सस्ते में डेवलप कर दिया उन्होंने काफ़ी कम टाइम में, ठीक है। और बोला जा रहा है कि ये जो चैट जीपीटी है, जो अमेरिकन बेस्ड एक एआई मॉडल एप्लीकेशन है, उससे काफ़ी एडवांस है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलो पहला जो आर्टिकल डिस्कस करते हैं हम बाइट रेवोल्यूशन के बारे में। तो एक्चुअली बाइट रेवोल्यूशन के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वर्गीस कुरियन के बारे में। तो वर्गीस कुरियन हुई उनको बाइट रेवोल्यूशन का फादर भी बोला जाता है, ठीक है, जो इस जिन्होंने बाइट रेवोल्यूशन का जो इनिशिएटिव था उसको स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद एक ना अब हम लोग दो रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। पहली जो रिपोर्ट है ना वो है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के बारे में, कि जो हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है ना, जो कंडक्ट किया था नेशनल सैंपल सर्वे और ऑफिस ने, ठीक है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने, उसने हाउस होल्ड जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है ना उसका सर्वे किया था रिगार्डिंग मिल्क कंजप्शन। तो उसने ना कुछ चीज़ें बताई, तो उसने कुछ डिवाइड नोटिस किए इंडिया में। तो उसने बोला कि इंडिया में ना जो मिल्क कंजप्शन है उसमें काफ़ी डिवाइड देखने को मिलता है। उसने बोला कि जैसे अर्बन एरियाज़ हैं, ऑल्दो रूरल एरिया में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जो इसका जो कंजप्शन है वो 30% ज़्यादा कंजप्शन कंज्यूम होता है मिल्क दूध, वो होता है आपका क्या बोलते हैं अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में, ठीक है। और दूसरा इन्होंने देखा कि क्लास डिवीज़न, कि जो रिच और पुअर का बीच का जो गैप है ना, इनकम इनक्वालिटी है, उसकी वजह से एक जो न्यूट्रिशन डिवीज़न भी देखने को मिलता है हम लोगों को। तो वो यही है कि भाई जो रिच पीपल है ना वो 3 से 4 गुना ज़्यादा दूध वगैरह वो कंज़्यूम करते हैं और पुअर से, ठीक है। ये बात अलग है कि जो वो दूध वगैरह जो कंज़्यूम करते हैं वो डायरेक्टली उतना नहीं करते। एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं कि आइसक्रीम खा रहे हैं, मतलब मिल्क से, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, और भी दूसरे डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे चॉकलेट हो गई, ठीक है, चॉकलेट हो गई उसको खा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मतलब ये डिवीज़न हो गया। तो रीजनल बेस्ड डिवीज़न हो गया कि रूरल और अर्बन। दूसरा हो गया क्लास बेस्ड, रिच और पुअर जो 3 से 4 गुना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, रिच पीपल, ठीक है। दूसरा हो गया सोशल डिवीज़न, कि जो देखा गया कि जनरल क्लास वाले लोग हैं ना, जो हाउस होल्ड है, वो शेड्यूल ट्राइब वाले लोगों से जो एक्चुअली जो पर कैपिटा कंजप्शन है ना वो 4 लीटर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं दूध, ठीक है, पर कैपिटा 4 लीटर ज़्यादा दूध कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा जो डिवीजन फैक्टर आता है वो आता है इंटर स्टेट, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो देखा गया कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान में जो लोग हैं, हाउस होल्ड हैं, वो ज़्यादा दूध कंज्यूम करते हैं रादर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये देखा गया कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान में जो लोग हैं ना, जो हाउस होल्ड हैं, वहाँ पे जो पर कैपिटा कंजप्शन है दूध का, वो 333 ग्राम से 421 ग्राम है, ठीक है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान में। और छत्तीसगढ़ उड़ीसा वेस्ट बंगाल में ये 75 से 171 ग्राम है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ है कि रीजनल बेसिस पे डिवीज़न है मिल्क कंजप्शन में, क्लास बेसिस पे, सोशल बेसिस पे, ठीक है, और इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी डिवीज़न है। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। दूसरा इसमें की रिपोर्ट थी वो थी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उसने बोला कि हर किसी को ना डेली एटलीस्ट 300 ग्राम जो दूध है ना वो कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है दूध से हमको प्रोटीन वगैरह, ठीक है, प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, और दूसरे भी बहुत सारे जो बोलते हैं ना कि कम से कम मिनरल्स वगैरह हैं, वो सब हम लोग को दूध से काफ़ी कुछ मिलता है, ठीक है। तो दूध एक ना एक तरह से सुपर एक डाइट है, ठीक है, वो मतलब एक लग्जरी डाइट है वो, ठीक है। ये चीज़ है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। और दूसरा ये देखा गया कि इंडिया में ना जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने बोला कि 300 ग्राम दूध हर किसी को कंज्यूम करना चाहिए एटलीस्ट डेली। लेकिन 70% जो पॉपुलेशन इंडिया में, 70% पॉपुलेशन इंडिया में ऐसी है जिसके पास दूध का मतलब एक्सेस ही नहीं है, उनके पास दूध है ही नहीं उतना पीने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मतलब मामला जो इशू है ना वो सिर्फ इस चीज़ का नहीं है, जो इशू है वो अवेयरनेस का भी है, कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है दूध के जो न्यूट्रिशनल जो ना क्वांटिटी जो एलिमेंट्स है उसके बारे में, कि कितना न्यूट्रिशन होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है दूध, उसके बारे में उनको नहीं पता है, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी लोगों को नहीं पता है कि मतलब लोग हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। जैसे ये बताया गया ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट है, 70% लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते दूध पीना, डेली दूध पीना, ठीक है, वो स्किप कर देते हैं। तीसरा ये है कि
जो फाइनेंशियल इशू है वो भी है, ठीक है? कि भाई उनके पास पैसे नहीं है तो वो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। तो एक दूसरा इश्यू वो डिवीज़न का है, भाई डिवीज़न इसलिए हो रहा है इन चीज़ों की वजह से। अ, इसमें अब चौथा एक पॉइंट ये आता है, चीज़ आती है गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था पोषण अभियान का 2018 में, ठीक है? हरियाणा से ही लिया था पानीपत से 2018 में, ठीक है? और दूसरा है जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, ठीक है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। दूसरा है जो राशन हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बोला मतलब ये जा रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पोषण अभियान के थ्रू और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू और जो राशन जो दिया जाता है, सब्सिडाइज राशन जो दिया जाता है 80 करोड़ लोगों को, उसके उसके थ्रू ना जो मिल्क मिल्क है, मिल्क भी उनको प्रोवाइड किया जाए। तो वो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट कर सकती है कि उनको ना कूपन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, कूपन मिल्क कूपन दे सकती है। जो डेयरी कंपनी जो डेयरी एक तरह से जो कंपनीज होती हैं उनको मूल वो क्या कर सकते हैं कि कस्टमर को डायरेक्टली ही गवर्नमेंट के दिया गया जो के थ्रू जो दिया गया मिल्क कूपन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अ, ठीक है। और वो इससे क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि जो मिल्क एक को ना ट्रकों में भर के एक जगह से मतलब दूध को एक जगह से भर के ट्रकों में दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अगर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, जो डेयरी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी अमूल वगैरह, अगर उन्हीं को कूपन दे दिए गवर्नमेंट, उनको अलाउ कर दे कि भाई आप जो जनता को इस पर्टिकुलर सेक्शन को आप फ्री में दूध प्रोवाइड करो और इसके लिए उनको आप कूपन के थ्रू दूध दूध प्रोवाइड करो, तो उनको ना दूध ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज जो कॉस्ट है चार्ज है वो बच जाएगा काफ़ी, ठीक है। तीसरा इसमें यह है कि जो फाइनेंशियल इशू मैंने बताया फाइनेंशियल इशू है, तो गवर्नमेंट जो कि क्योंकि ये देखा ऐसा गया ऐसा देखा गया कि छत्तीसगढ़ ने ना जो मिल्क सप्लाई है ना वो बंद कर दी है क्योंकि फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि फाइनेंशियली जो स्टेट है ना उनको सपोर्ट करना चाहिए जिनके पास फाइनेंशियली इशूज़ हैं कि वो अपने अपने से वो प्रोवाइड नहीं कर सकते दूध वगैरह, तो उनको वो यही करना चाहिए कि सेंटर प्रोवाइड कर सकती है पैसा उनको, ठीक है, फंड के थ्रू। और वो पैसा कैसे आ सकता है? गवर्नमेंट जो सीएसआर फंड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो पैसा गवर्नमेंट लेती है कंपनी से, वो पैसा गवर्नमेंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट दे सकती है स्टेट को। दूसरा, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो जंक फूड है इंडिया में इंडिया में जंक फूड है उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है, सेस लगा सकती है। तो उससे जो पैसा आएगा ना, उससे वो पैसा जो पैसा आएगा उस पैसे से गवर्नमेंट बेसिकली मिल्क कूपन दे सकती है डेयरी कंपनीज़ को, और डेयरी कंपनीज़ जो लोगों को वो दूध प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और एक जो अगला इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले सकती है वो कि अवेयरनेस कैंपेन लोगों को बताना चाहिए कि भाई दूध का इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो ये काम कर सकते हैं जैसे आशा वर्कर हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, जो ग्रुप्स होते हैं उनके थ्रू ये काम कर सकती है। आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनके थ्रू ये काम कर सकती है गवर्नमेंट। और जैसे जिस तरह से ना जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड में जो ब्रिटेन है वहाँ पे ना इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया गया इस चीज़ को। तो और ये भी गवर्नमेंट देख सकती है भाई जिसको जिस पर्टिकुलर सेक्शन को ज़रूरत है, और जिस पर्टिकुलर सेक्शन को ज़रूरत नहीं। जैसे क्या देखा गया, मतलब एक चीज़ ये देखी गई कि जो रिच पीपल हैं, जैसे मैंने बताया ना, रिच पीपल क्या करते हैं कि वो रिच पीपल 3 से 4 गुना ज़्यादा जो दूध है ना वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको ना बहुत सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं। तो अभी जैसे यूके में ये चीज़ है कि उनको अवेयर किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भाई जो दूध है ना उसका अगर आप ज़्यादा एक्सेस में लोगे तो उसकी वो आपको हार्म भी कर सकता है, वो आपको आपको बॉडी को ना डैमेज भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है। तो ये बताया कि भाई वहाँ पे ना कि एक अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए कि कितना पर्टिकुलर क्वांटिटी में किसको लेना चाहिए, ये सब चीज़। तो ये भी इंडिया में भी ये चीज़ हो सकती है। और जैसे आपको पता ही है कि जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दूध के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो पूरा ये आर्टिकल था बेसिकली। इसमें बेसिकली जो आर्टिकल है पूरा इसी चीज़ में डिवाइडेड है कि जो दो तो सर्वे हो गए। एक सर्वे है एक दूसरा सर्वे हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का। और दूसरा चीज़ एक जो रिपोर्ट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की, जिसने बताया कि 300 ग्राम पर कैपिटा जो मिल्क है ना हर किसी को कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। और जिसने ये भी बताया कि 70% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो दूध का कंजप्शन डेली अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ होगी कि जो डिफरेंट रीजन की वजह से, रीजनल रीजन की वजह से, क्लास की वजह से, सोशल एक जो स्टेटस उसकी वजह से, और इंटर स्टेट की वजह से, इसमें भी ना दूध कंजप्शन में यहाँ पे ना डिवीज़न है कि रीजनली अर्बन सिटीज़ में शहरों में और गाँव में
गांव शहरों में, रिच और पुअर में, ठीक है। और डिफरेंट जो कास्ट है, एसटी और जनरल क्लास, उसमें भी डिवीज़न है, ठीक है। जैसे बताया गया जनरल क्लास है ना, वो 4 लीटर ज़्यादा पर कैपिटा दूध कंज्यूम करती है, ठीक है, एसटी से। और दूसरा जो इंटर स्टेट पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का है। तो ये चीज़ है ना। बाकी गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या ले सकती है? पोषण अभियान, आईसीडीएस और जो राशन शॉप है उनके थ्रू मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है थ्रू। और उसमें गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर सकती है, जैसे अमूल जैसी कंपनी है उनके साथ। और वो अमूल जैसी कंपनी क्या करेंगे, जो कूपन बांट सकते हैं लोगों को, उनका पैसा वो गवर्नमेंट से लग सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अवेयरनेस कैंपेन चला सकती है गवर्नमेंट। और जो सीएसआर फंड है और जो जंक फूड है उन पर टैक्स लगा सकती है, जिससे जो जिस स्टेट के पास पैसा नहीं है उसको दूध सप्लाई के लिए पैसा दे सकती है, ठीक है। तो पहला आर्टिकल ये है। जो दूसरा आर्टिकल है वो बेसिकली है ग्लेशियर्स के बारे में। ग्लेशियर्स मतलब जो हिमालयन ग्लेशियर है, तो वो उनका वो पिघल रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। तो मतलब बात ये बताया गया है कि इसमें ना 3 से 4 ना यूएन के इनिशिएटिव हैं। जैसे यूएन ने 2025 को डिक्लेयर किया है ऐसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो मतलब यूएन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन एज डिक्लेयर किया है, ठीक है। और अगस्त 2024 में ही यूएन ने क्या किया, अगस्त 2024 में यूएन ने 2025 से 2034 तक एक जो डिकेड है, पूरा जो दशक है, ठीक है, अगले जो मतलब डिकेड है ना, उसको डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंस, ठीक है। मतलब हम लोग को जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो बर्फ़ पिघल रही है, उसके पीछे के पीछे जो साइंस है उसको जानना चाहिए, ठीक है, उसको समझना चाहिए, उस पर रिसर्च करनी चाहिए। तो इस चीज़ से है, ठीक है। तीसरा जो रिपोर्ट है वो है मतलब तीसरा जो इनिशिएटिव है यूएन का, वो है इस चीज़ के बारे में कि यूएन ने तजाकिस्तान के बोलने पर, तजाकिस्तान के सजेस्ट करने के बाद 21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मतलब ये चीज़ यूएन क्यों कर रही है? क्योंकि ये यूएन बताना चाह रही है कि ग्लेशियर्स की कंडीशन क्या है और ह्यूमन लाइफ के लिए ग्लेशियर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए लोगों को, ठीक है। और अब आपको मैं थोड़ा ग्लेशियर्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर में जो 70% फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। ग्लेशियर में 70% फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। और इनका जो फॉर्मेशन है वो दशकों और सैकड़ों सालों में, सेंचुरीज में मतलब होता है। जब ये दशकों तक मतलब 100 साल, 2 साल, 500 साल तक ना जमी रहती हैं, फ्रीज रहती हैं, तब वो ग्लेशियर फॉर्म कर जाते हैं, ठीक है। और ग्लोबली 2,75,000 ग्लेशियर हैं, ठीक है, वर्ल्ड में। जो ग्लेशियर का नंबर है वो है बेसिकली क्या बोलते हैं, 2,75,000, ठीक है। और जो अब इसमें ना हम चीज़ अगला जो पॉइंट एक मतलब 2 चीज़ हम लोग डिस्कस कर ली। एक तो यूएन के जो इनिशिएटिव है कि जैसे यूएन ने 2025 को क्या डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और 21 मार्च को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर आफ्टर तजाकिस्तान के बोलने पे, ठीक है। और 2024 में ना गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया था। उसने 2025 से 2034 को ना एक डिकेट, जो पूरा डिकेट है उसको डिक्लेयर कर दिया था एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंस, एक्शन फॉर क्रायोस्फेरिक साइंस को, ठीक है। तो दूसरा हम ग्लेशियर्स के बारे में हमने पढ़ा, ग्लेशियर्स की इंपोर्टेंस क्या है, 70% जो फ्रेश वाटर है ये है। अब हम पढ़ेंगे हिमालयन जो हिंदू कुश हिमालयन है, वहाँ पे जो ग्लेशियर है उनके इंपोर्टेंस के बारे में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो इंपोर्टेंस है फॉर पीपल, ठीक है, इंडिया में और दूसरी जो कंट्रीज हैं, सराउंडिंग कंट्रीज उनमें भी, ठीक है। तो हिंदू को जो हिमालयन है ना भाई, वो स्प्रेड कर रखा है अक्रॉस 13 इंडिया में जो स्टेट है, 13 स्टेट और 1 यूटी, ठीक है। और इंडिया में ये 5 लाख जो 5 करोड़ लोग हैं ना, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन को प्रिजर्व करता है, उनकी जो पॉपुलेशन है इससे बेनिफिट उठाती है ग्लेशियर से, ठीक है। तो इंडिया में मतलब 13 स्टेट और 1 यूटी और 5 करोड़ लोग ये डिपेंड करते हैं ग्लेशियर्स के ऊपर, हिंदुकुश हिमालयन जो ग्लेशियर है। और ये स्प्रेड करते हैं 2,500 किलोमीटर, ठीक है, ये चीज़ है। और जो हिंदुकुश हिमालयंस के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि हिंदुकुश जो हिमालयन है ना, हिमालयास हैं, वहाँ से 10 जो मेजर रिवर है उनका वो वहीं से ओरिजिन होती है। और सभी कंट्री मिला लिया जाए जो हिंदुकुश हिमालयन से टच करती हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है, चाइना है, ठीक है। और भी जो कंट्रीज़ हैं सारी, पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन लाएंगे तो हम देखें इंडिया तो है ही कि 130 करोड़ लोग ना डिपेंडेंट हैं हिंदुकुश हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर, ठीक है, 130 करोड़ लोग। और
हिंदकुश हिमालयाज़ में ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी रिपोर्ट है कि हिंदकुश हिमालय में 9,557 ग्लेशियर हैं, ठीक है? 9,557 ग्लेशियर हैं टोटल, ठीक है? और अब चीज़ ये है कि हम लोग थोड़ा ये पढ़ लेते हैं ना कि एक चीज़ ये देखा गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट इंडिया था, उसकी जो रिपोर्ट थी, उसमें ये देखा गया कि जो वेस्टर्न जो हिंदकुश हिमालयाज़ है ना, वेस्टर्न में जैसे जहाँ पर बोलो आप पंजाब है, पंजाब बोलो, कश्मीर बोलो, तो वहाँ पे क्या क्या है कि वहाँ पे जो ग्लेशियर है ना, वो ज़्यादा जल्दी पिघल रहे हैं, रादर जो मिडिल और ईस्टर्न हिमालयाज़ है, ठीक है? मिडिल और ईस्टर्न हिमालयाज़ में जो ग्लेशियर है वो कम रेट से पिघल रहे हैं, और वेस्टर्न हिमालयाज़ में जो ग्लेशियर है वो ज़्यादा रेट से पिघल रहे हैं। और देखा ये गया कि जो कराकोरम रेंज है ना, वहाँ पर जो ग्लेशियर है वो ज़्यादा स्टेबल है। कराकोरम रेंज जो ग्लेशियर है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है? ये देखा गया। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लेशियर्स के ऊपर ना जो नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर है, नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे जैसे जो एल्टीट्यूड है, जैसे नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे एल्टीट्यूड, उसका क्या इफेक्ट है? तो देखा गया कि जो ग्लेशियर लो एल्टीट्यूड पे ना, और वो ज़्यादा जल्दी पिघल रहे हैं, वो ज़्यादा तेज़ रेट से पिघल रहे हैं, और जो हाई एल्टीट्यूड पे है, वो कम रेट से पिघल रहे हैं। और जो ग्लेशियर जो स्टीप स्लोप रखते हैं, जिनका जो स्लोप है वो स्टीप है, मतलब जिनकी जो टोपोग्राफी, ठीक है, जो टोपोग्राफी जिनकी स्टीप है ज़्यादा, वो ज़्यादा तेज़ी से पिघलते हैं, ठीक है? तो मतलब एक तो जो कम एल्टीट्यूड पे हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से पिघलते हैं, और जो स्टीप स्लोप है जिनका ज़्यादा, ठीक है, वो ज़्यादा तेज़ी से पिघलते हैं। दूसरा, जहाँ पर डेब्रिस जो जिन ग्लेशियर को ना डेब्रिस ने कवर कर रखा है, ठीक है, वहाँ पर जो मेल्टिंग है ना कम होती है, मतलब ग्लेशियर फिर कम तेज़ी से पिघलते हैं, कम तेज़ी से, उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं पिघलते। तो ये पूरा मतलब टॉपिक था ग्लेशियर्स के बारे में। तो इसमें भी ना आपको मैं एक पॉइंट अगर मैं बता दूँ आपको, तो पूरा चीज़ इसमें ये है कि पहला तो ये कि यूएन ने क्या इनिशिएटिव लिए, यूएन के बारे में कि यूएन ने क्या इनिशिएटिव लिए। दूसरा इसमें ये है कि हमारी लाइफ के ऊपर ग्लोबली जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? ग्लेशियर की जो इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि 70% जो वाटर है ना, वो फ्रेश वाटर, वो ग्लेशियर्स में ही है, ठीक है? वो चीज़ हमने पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदुकुश हिमालयाज़ के बारे में, हिंदुकुश हिमालयाज़ के बारे में, ये हमारा तीसरा टॉपिक था पूरे इस आर्टिकल में, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, कि नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर का क्या इफेक्ट है, जैसे टोपोग्राफी की वजह से ग्लेशियर्स ज़्यादा तेज़ी से पिघलते हैं, कम तेज़ी से पिघलते हैं, ठीक है? तो जैसे स्टीप स्लोप है उसमें ग्लेशियर ज़्यादा स्टीप है स्लोप अगर ग्लेशियर्स, तो वो ज़्यादा तेज़ी से पिघलते हैं, ठीक है? और लो एल्टीट्यूड पर कम तेज़ी से पिघलते हैं, और डेब्रिस कवर है तो कम तेज़ी से पिघलेंगे। ये चीज़ देखा हम लोगों ने, ठीक है? उसके बाद हम एक चीज़ हम लोग देखी, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी, उसके बारे में हमने पढ़ा कि कितने ग्लेशियर हैं इंडस हिमालयस में, और बेसिकली क्या और चीज़ें, ठीक है? ये भी चीज़ ये भी हम लोगों को पढ़ लिया पूरा। उसके बाद ना अब इसके बाद ना ये चीज़ है कि गवर्नमेंट ना मतलब बेसिकली जो ग्लेशियर है अगर वो पिघलते ज़्यादा है, तो उसके क्या कौन हो सकते हैं, उसके मतलब डीमेरिट्स क्या होंगे, उसके लॉस क्या होंगे, इंडिया में भी और ग्लोबली दूसरी कंट्रीज़ को भी। तो उसके सीधे यही लॉस हैं, ठीक है? कि एक तो जैसे हमने बताया कि भाई ग्लेशियर्स में 70% पानी है, अगर वो 70% पानी अभी पिघल गया, या पूरा पानी मतलब पूरा जो आइस है वो पानी बन गया, तो वो एक तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा, तो जो सी लेवल है वो ज़्यादा राइज हो जाएगा, सी लेवल, तो फ्लडिंग की समस्या आ सकती है। दूसरी जो भी कंट्रीज़ हैं जिनका जो क्या बोलते हैं टेरिटरी से वो थोड़ा नीचे है, तो वो वहाँ पर फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, ठीक है? देखिए वो चीज़ हो गया। दूसरा, सारा पानी अगर अभी पिघल जाएगा, तो फ्यूचर में जो फ्रेश वाटर है उसकी किल्लत हो जाएगी, वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चौथा है जो जो ग्लेशियल क्या बोलते हैं लेक आउटफस्ट जो आउटबस्ट होता है ना, जो ग्लेशियल जो लेक आउटबस्ट होता है, ठीक है? वो चीज़ हो सकती है, मतलब ग्लेशियर लेक आउटबस्ट मतलब बेसिकली होता है कि अगर बहुत सारा पानी जब पिघल जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो किसी लेक में जाके स्टोर हो जाता है, और जब भी वो लेक से वो लेक कहीं ना कहीं वो पहाड़ गिरता है, या पहाड़ वो मतलब थोड़ा सा टोपोग्राफी चेंज होती है उसकी, तो सारा पानी नीचे आ जाता है, और वो फिर वो कारड बनता है, रीजन बनता है फ्लड का, फ्लडिंग होती है उसकी वजह से, ठीक है? चौथा पॉइंट है इसमें, उसका जो डिमेरिट है वो ग्लेशियल काल्विंग से, मतलब बेसिकली काविंग का मतलब ये होता है, ग्लेशियल काविंग का मतलब कि जैसे वो बड़ा कोई ग्लेशियर है, तो उससे ना कोई छोटा सा टुकड़ा मान लो सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो फिर उसकी जो रेट होती है पिघलने की, वो ज़्यादा तेज़ होती है, मतलब वो ज़्यादा जल्दी से पिघलता है। फिर वो जब तक वो बड़े ग्लेशियर से जो बड़ा ग्लेशियर है उससे जब जुड़ा रहता है, तब उसकी जो रेट होती है कम होती है, लेकिन जब वो थोड़ा कोई छोटा सा पार्ट वहाँ से अलग हो गया बड़े ग्लेशियर से, तो वो जल्दी पिघलने लगता है, तो वो फिर वही होगा कि फ्रेश वाटर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये चीज़ है। और इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल मिशन चलाया था ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम,
ठीक है। और ये जो मिशन था वो था नेशनल, वो किसके अंडर था, वो था नेशनल जो एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर था कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर एक गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये मिशन चलाया था। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब हमने इसमें 4 चीज़ हो गई, ग्लेशियर के बारे में, यूएन के इनिशिएटिव के बारे में, हिंदुकुश हिमालयस के बारे में, और इसके क्या डिमेरिट है, अगर वो पिघलता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस चीज़ के बारे में। तो ठीक है, यही मैं ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। दूसरा अगला टॉपिक है, बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा आपको समझाता हूँ मैं। वो बेसिकली है डीप सी के बारे में। डीप सी के बारे में मतलब ये है कि चाइना ने ना एक जैसे चैट आपने पढ़ा देखा होगा, चैट जीपीटी, जो यूएसए बेस्ड कंपनीज हैं, मेटा वगैरह, अमेजोन वगैरह, अल्फ़ाबेट वगैरह, जो माइक्रोसॉफ्ट है, उनकी जो चैट जीपीटी एप्लीकेशन, जो एआई बेस्ड जो एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, वो उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, डेवलप की है, डेवलप कर रखी है। तो उसी की तरह ना चाइना ने अपना अपना खुद का एक डीप सीक करके एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन जो मॉडल है ना, वो डेवलप कर रखा है, किया हुआ है। और सबसे अच्छा बात क्या है इस मॉडल का, वो ये है कि बोला जा रहा है ये जो यूएसए की जो कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उनके जो चैट जीपीटी मॉडल जो एप्लीकेशन है, वो ये उनसे ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, इसमें जो डेटा है कम यूज़ किया गया है। ठीक है, कम यूज़ किया गया है। और तीसरा ये, इसमें जो कंप्यूटेशनल पावर है उतनी यूज़ नहीं की गई। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि जनरली कि चैट जीपीटी, कोई एआई हमें एक मशीन बनानी है या कोई चैट जीपीटी बनानी है, तो उसमें बहुत सारा डेटा लगता है, बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर लगती है। तो वो इसमें चाइना ने उसको स्किप कर दिया, उसको चाइना ने बोला कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तीसरा ये है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, बोला जा रहा है कि ना इसमें सिर्फ $6 मिलियन, 6 मिलियन जो की इन्वेस्टमेंट ही चाइना ने की है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि जो चैट जीपीटी जो का जो 4 वर्जन है चैट जीपीटी का, उसमें जो लागत आई थी वो आई थी $100 मिलियन। ठीक है, और इसमें कितनी आई चाइना वाले में, वो है $6 मिलियन। मतलब चाइना ने बहुत कम पैसे में ज़्यादा एडवांस और जिसमें कम डेटा, कम कंप्यूटेशन पावर लगी है, तो वो एक मॉडल इंट्रोड्यूस कर दी, मतलब डेवलप कर दिया है। इससे क्या होगा, इससे ना बहुत सारी चीज़ें होंगी। इससे जो यूएसए में जो चैट जीपीटी एप्लीकेशन है, जो मॉडल है, उनको चैलेंज मिलेगा, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मतलब यूएसए जो कंपनी है, जिस तरह के मॉडल चैट जीपीटी मॉडल बनाती है, जो चैट जीपीटी एप्लीकेशन बनाती हैं, उनमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। चाइना ने बोला कि हमको चाइना को ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, इसने क्या कर दिया है कि एक डेमोक्रेटाइज ओपन प्लेइंग फील्ड, मतलब ओपन कर दिया है, डेमोक्रेटाइज कर दिया है एआई। एक्चुअली क्या है ना, कोई अभी एआई ना ग्लोबली उतना हर किसी कंट्री के पास नहीं है। जैसे अभी यूएसए है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, तो वो अपनी एप्लीकेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन वगैरह। लेकिन हर कंट्रीज़ के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो कर दे। तो चाइना ने ये जब डेवलप कर दिया ना, तो इससे ना जो यूएसए की कंपनी है, उनको एक तरह से चैलेंज कर दिया है। और हर कंट्रीज़ के लिए एक प्लेइंग फील्ड ओपन कर दिया है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूएसए बोलता है, यूएसए कंपनी बोलती है, ऐसा नहीं है कुछ भी कि इतना इसमें डेटा लगेगा, इतना कंप्यूटेशनल पावर लगेगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगी। ठीक है, उतने उस मतलब कम चीज़ में काम हो जाएगा। और यूएसए की जो एक जो एनवीडिया करके जो बोलते हैं ना कि एक जो फर्म है, तो उसमें उसका जो डोमिनेंस था जीपीयू पर बेसिकली एक तरह से जो चीज़ एक तरह से चिप बनाती है, उस चिप का यूज़ होता है चैट जीपीटी बनाने में। ठीक है, तो चाइना ने बोला कि हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली इस चाइना ने इसकी जो इम्पोर्टेंस थी उसको भी गिरा दिया। तो मतलब अभी क्या करते चाइना ने यूएसए के जो डोमिनेंस थी अभी तक, चाइना ने यूएसए की डोमिनेंस थी अभी तक एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो उसकी एप्लीकेशन है उसमें, उसकी जो डोमिनेंस उसको चैलेंज कर दिया। अब मैं आपको 30 जुलाई, जो 30 जनवरी के ही जो कुछ और न्यूज़ थी, प्रीलिम्स फोकस्ड, या जो प्रीलिम्स एग्जाम है आईएएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, और दूसरे भी जो वनडे एग्जाम है उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 न्यूज़ ही हैं। ठीक है, जैसे पहले है जॉर्जिया। तो अभी क्या हुआ है कि जॉर्जिया को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दे दिया है डब्ल्यूएचओ ने, कि भाई मलेरिया में अभी जॉर्जिया में जो मलेरिया है, अब वो एलिमिनेट हो चुका है। और ऐसा कब होता है, जब किसी भी कंट्री में ना किसी भी कंट्री में लगातार 3 साल कोई भी केस ना आए मलेरिया का,
ठीक है, कोई भी केस डायग्नोज ना हो, कोई भी केस नहीं आए तो उस कंट्री को मलेरिया फ्री WHO घोषित कर देता है। तो ये चीज़ है। तो वो कंट्री है अभी जॉर्जिया। अभी वर्ल्ड में ऐसी 45 कंट्रीज़ हैं और एक टेरिटरी है। आपको थोड़ा मलेरिया के बारे में बता देते हैं। तो मलेरिया बेसिकली एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जो एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, उसके काटने से फैलती है। ठीक है, और ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है उसके थ्रू ये स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मतलब अब इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ही चीज़ है कि जो पैरासाइट्स वगैरह हैं उसके थ्रू ये चीज़ मतलब लोगों में ना एक तरह से घर कर जाती है। तो ये चीज़ है। तो बस यही इसमें इस वाले टॉपिक में याद रखिए कि जॉर्जिया को डिक्लेयर कर रखा है मलेरिया, मतलब कर दिया है WHO ने एज अ मलेरिया फ्री कंट्री। ठीक है, और मलेरिया के बारे में थोड़ा पढ़ लो। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है और मॉस्किटो काटने से फैलती है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपको बता दूं मैं इस चीज़ ऑर्गेनोफॉस्फेट के बारे में। ऑर्गेनोफॉस्फेट बेसिकली क्या है ना कि एक तरह से ऑर्गेनोफॉस्फेट एक केमिकल है एक केमिकल है जो खेतों में यूज़ किया जाता है। जो खेतों में जो फसलों को कीड़ा लग जाता है ना भाई, क्रॉप्स को कीड़ा लग जाता है, और उसमें यूज़ किया जाता है एज अ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो ये है। और इसकी वजह से अभी ये न्यूज़ में क्यों है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है, इसकी वजह से ना जम्मू कश्मीर में बोला जा रहा है कि कई सारी डेथ हो गई है। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से। तो बस इतना ही है कि याद रखो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट है क्या और कहाँ यूज़ होता है, बस। तीसरा है ब्लैची डिक्लेरेशन के बारे में। तो ब्लैची डिक्लेरेशन बेसिकली USA में एक तरह से मीटिंग हुई थी कंट्रीज़ की। तो वहाँ पे जो हुई थी UK में, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में। ठीक है, और ये जो मीटिंग थी किसके ऊपर थी, वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि हम लोग जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में AI का यूज़ किस तरह से करना चाहिए एथिकली, और रेस्पॉन्सिबल यूज़ किस तरह से हमको करना चाहिए AI का। ठीक है, और उसके बाद ना 2024 में सियोल, ये स्पेलिंग ना गलत होगी मेरी, सियोल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो सियोल एक सिटी है, कैपिटल सिटी है साउथ कोरिया में। ठीक है, वहाँ पे सबमिट हुआ था 2024 में, और वो भी हुआ था AI के ऊपर। वो उसमें भी वही कंसर्न थे कि किस तरह से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेस्पॉन्सिबली हम लोग यूज़ कर सकते हैं दुनिया भर में जो प्रॉब्लम्स है उसको कम करने के लिए और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी न्यूज़ में इसलिए है ये क्योंकि पेरिस में ना एक मीटिंग होने वाली है फरवरी 10 और 11 के बीच में। जो भी नेक्स्ट मंथ ही 12 फरवरी आ रहा है उसी में, और कहाँ होने वाली, पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर है, वो है फ्रांस में। पेरिस और फ्रांस में। ठीक है, वहाँ मीटिंग होने वाली है, तो देखेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है भाई इसमें जानना कि इसको को चेयर कर रहे हैं अपने PM मोदी, फ्रांस के जो PM है इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ मिलके। ठीक है, तो बस यही चीज़ याद रखिए कि पहला जो ब्लैची डिक्लेरेशन है वो 2023 में आई थी। जो डिक्लेरेशन कहाँ पे हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। और ये किसके बारे में, AI के बारे में। जो सियोल समिट था वो साउथ कोरिया में हुआ था, वो भी AI के बारे में था। और जो पेरिस AI समिट होने वाला है वो अभी जो फ्रांस में होने वाला है फरवरी में, तो उसको को शेयर कर रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मतलब थोड़ा इसमें क्या डिस्कस किया जाएगा, इसमें ये किया जाएगा कि अभी हो क्या रखा है ना कि जैसे USA की अपनी AI पॉलिसी है, यूरोपियन यूनियन की अपनी AI पॉलिसी है, चाइना की अपनी है। चाइना भी अपना जो वो अभी हमने जो पढ़ा ना डीप सीक करके एप्लीकेशन लेके आ गया। UK की अपनी एक AI पॉलिसी है। तो किस तरह से सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको कन्वर्स करके एक रेस्पॉन्सिबल AI पॉलिसी फ्रेम की जाएगी। तो ठीक है, इतना है मतलब। अब इसमें चौथा जो टॉपिक है, जो न्यूज़ है, वो है लाला लाजपत राय के बारे में। तो लाला लाजपत राय को आपको पता है कि पंजाब केसरी बोलते थे। पंजाब केसरी मतलब लायन ऑफ पंजाब, पंजाब केसरी मतलब लायन ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब का शेर। और बेसिकली इनके बारे में इन्होंने एजुकेशन में के फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था। ये हिंदुज़म को काफ़ी बढ़ाना चाहते थे, हिंदुज़म में काफ़ी बिलीव करते थे। इनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। इन्होंने लॉ की स्टडी की थी लाहौर कॉलेज से इन्होंने लॉ की स्टडी की थी। ठीक है, ये इनके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका था, वो था स्वामी दयानंद सरस्वती का। इनके ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो अब इनकी कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में हम सब देखते हैं। और बेसिकली दयानंद सरस्वती की वजह से ना इन्होंने आर्य समाज ज्वाइन किया। ठीक है, और अब इसके बारे में चीज़ें और ये हैं कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कमीशन थी ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमीशन काउंसिल, उसके प्रेसिडेंट बने थे 1920 में। ठीक है, और उसी साल उन्होंने 1920 में ही, उसी साल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका जो कोलकाता सेशन हुआ था,
उसको भी प्रेसाइड किया था, उसके भी प्रेसिडेंट थे। मतलब ये 1920 में ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल थी, उसके भी प्रेसिडेंट थे, और आईएनसी के भी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो कोलकाता सेशन था उसके। और ये जो क्या था कि जो आईएनसी का जो एक्सट्रीमिस्ट जो फैक्शन था, जो सेक्शन था, उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। आपने सुना भी होगा एक जो चीज़ लाइन सुनी होगी, लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल के बारे में। जो लाल, ये लाल किस थे, ये जो लाल हैं वो थे लाला लाजपत राय, और ये बाल गंगाधर तिलक, और ये बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, उनका नाम था ये। अब इनकी और भी कंट्रीब्यूशन थी, इन्होंने अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश की। ये एक इन्होंने एक हिंदू रिलीफ मूवमेंट लेके आए 1897 में, हिंदू रिलीफ मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने एक सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी उसको इस्टेब्लिश किया 1921 में, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी को, ठीक है। इन्होंने एक जो नेशनल कॉलेज है, नेशनल कॉलेज लाहौर में, उसको इस्टेब्लिश किया, उसको फाउंड किया, ठीक है, नेशनल कॉलेज को फाउंड किया। तो इसलिए ना इनकी आप देखो सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, तो सोशल सेक्शन, सोशल फील्ड में कॉलेज मतलब फाउंड किया, तो एजुकेशन फील्ड में, ठीक है, हिंदुज़म में हिंदू रिलीफ मूवमेंट स्टार्ट किया 97 में, उसमें अनटचेबिलिटी जो अनटचेबिलिटी थी उसको, उसके खिलाफ विरोध किया, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा ये जो स्वदेशी मूवमेंट था 1905 में, उसमें भी शामिल हुए थे। 1920 में जो एनसीएम था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें भी शामिल हुए थे, ठीक है। और सबसे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ इनके बारे में, 1894 में इन्होंने जो पंजाब नेशनल बैंक है, जो आज भी है, उसको इस्टेब्लिश किया था। और जो अमेरिका में का जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क 1917 में इन्होंने वहाँ पे होम रूल लीग इस्टेब्लिश की थी अमेरिका में, ठीक है। और सबसे फेमस जो जिसके लिए जो जाने जाते हैं वो है साइमन कमीशन। कि जब सॉरी 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 कि जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन आया था लाहौर में, रिपोर्ट आई थी लाहौर में, तो वहाँ पर किस तरह से इनके ऊपर लाठियों की बरसात की गई थी और इनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये लाला लाजपत के बारे में था। काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनका एजुकेशन फील्ड में, सोशल फील्ड में, कॉलेज इस्टेब्लिश करने में, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने में, ठीक है। जो फ्रीडम फाइटर तो थे ये, और आईएनसी के भी मेंबर रहे, आईएनसी को प्रेसाइड भी किया, जो ट्रेड यूनियन काउंसिल थी उसको भी प्रेसाइड किया, ठीक है। और एक तरह से इन्होंने ये लॉ के स्टूडेंट थे, लॉ स्टडी किया था उन्होंने, ठीक है, पंजाब से थे। आर्य समाज को ज्वाइन किया क्योंकि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनसे इन्फ्लुएंस हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी एक जो अगला टॉपिक है, जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है असर रिपोर्ट के बारे में। एक्चुअली क्या है ना, जो एक एनजीओ है प्रथम, उसमें ऑलमोस्ट 30,000 वॉलंटियर काम करते हैं। तो उसने ना उसकी एक रिपोर्ट आती है, असर रिपोर्ट, जो है एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन स्टेटस का है इंडिया में। तो उसकी रिपोर्ट आती है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024, ठीक है। उसका नाम क्या है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट में क्या होता है कि जो एनजीओ है ये प्रथम, इस पर जो 30,000 वॉलंटियर है वो क्या करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मान लो जैसे ये क्या करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ ली, तो वहाँ पे ये 30 विलेज मतलब पकड़ते हैं, और 30 हर विलेज में ये 20 जो घर हैं, तो वहाँ पे ये सर्वे करते हैं कि वहाँ पे जो एजुकेशन स्टेटस है वो कैसा है। तो मतलब ये क्या है कि एक ये हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है, स्कूल बेस्ड सर्वे नहीं है ये, ठीक है। तो ये चीज़ अब जानने की जरूरत है कि हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है ये, ठीक है। दूसरा ये है कि इस सर्वे में एजुकेशन स्टेटस किसका मेज़र किया जाता है, किसका वो सर्वे करते हैं, वो है 3 से 16 साल के बच्चों का। 3 से 16 साल के बच्चों, जो की जो एज है ना, उस ग्रुप में जो बच्चे आते हैं उनका जो एजुकेशन स्टेटस क्या है उसको ये मेज़र करते हैं बेसिकली। तो इस बार और जनरली ऑलमोस्ट क्या होता है, 3 लाख हाउस होल्ड का सर्वे करते हैं। 3 लाख मतलब मैं बोलूँगा ना कि काफ़ी ऑथेंटिक उनका एक सर्वे माना जाता है। वैसे जनरली क्या होता है ना, प्राइवेट कोई भी फर्म होती है, गवर्नमेंट या जनरली उसका जो सर्वे होता है उसको उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं दी जाती, उसको उतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता। लेकिन जो प्रथम एनजीओ है इसमें क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली ये इस सर्वे को कंडक्ट करती है, जिसमें आप देख रहे हो 3 लाख हाउस होल्ड, ठीक है, 3 लाख हाउस होल्ड का सर्वे कर रखा है इसने, ठीक है। अब इसके आउटकम्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो इसमें आउटकम क्या है कि 2024 में ये बोल रहे हैं कि 2024 में क्लास 3 के बच्चे ना, क्लास 3 के बच्चे के सिर्फ 23.4% बच्चे, क्लास 3 के सिर्फ 23.4% बच्चे ऐसे थे जो क्लास 2 की जो बुक्स थी, किताबें थी, उनको पढ़ पाए।
आप समझ रहे हो, मतलब 76.6% बच्चे ऐसे हैं क्लास 3 में, जो थर्ड क्लास है उसमें, वो जो क्लास 2 की बुक ही नहीं पढ़ पाते वो, मतलब ऑलमोस्ट टू थर्ड बच्चे, टू थर्ड बोल रहा हूँ मैं, थ्री फोर्थ बच्चे बच्चे कि इतनी भी उनको, मतलब उनका जो लर्निंग लर्निंग आउटकम इतना भी नहीं है कि वो जो उनकी प्रीवियस क्लास थे उसका भी बुक वो स्टडी कर पाएँ, वो रीड कर पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ इससे हमको पता चलता है कि इंडिया में जो लर्निंग आउटकम है ना बहुत कम है। मतलब हम लोग इंडिया में लोग बच्चे पास हो जाते हैं जल्दी, और आपको तो पता ही सरकारी स्कूल में तो वैसे भी कक्षा 8 तक तो कोई फेल ही नहीं करता बच्चों को, ठीक है। तो इसका परिणाम यही है कि क्लास 3 का बच्चा क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ पाता है, ठीक। ऐसे मुश्किल से 25% बच्चे भी नहीं है, सोचो 25% बच्चे भी, 1/4 भी नहीं है। और क्या देखा गया इसमें, ये देखा गया कि 44.8% बच्चे ऐसे हैं किसके, क्लास 5 के, जो फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं, वो ऐसे 44% 8% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 2 की जो बुक है ना उसको रीड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ना एक बोलते हैं ना डिमोरलाइज करने वाले स्टैटिक्स, मतलब आंकड़े हैं ये, कि सोचो कि क्लास 6 का बच्चा क्लास 2 की किताब है, और ऐसे एक नहीं है, दो नहीं है, 50% ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। इस सर्वे में और क्या देखा गया, मतलब पाया गया कि जो लर्निंग आउटकम्स है ना, जो मैथमेटिक्स में, वो थोड़ा बेटर हुए हैं, उनके जो आंकड़े थोड़ा बेटर हुए हैं, ठीक है। जैसे बोला जा रहा था कि 2018 में ये जो परसेंटेज था वो 27.9% था, ठीक है। वो 2024 में बढ़ के 30% ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3% का ग्रोथ हुआ उसमें। हाँ, तो भाई ना ये हालत है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनकी ना ये हालत है कि सोचो, देख ही रहो आप, क्लास 3 के बच्चे, क्लास 5 के बच्चे, ठीक है। दूसरा थोड़ा मैथ में थोड़ा बेटरमेंट हुआ है, ठीक है, देखने को मिला है, बोला जा रहा है थोड़ा मैथ में। दूसरा बात है कि जो एनरोलमेंट है ना, जो दाखिला है बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो थोड़ा बेटर हुआ है। किस एज ग्रुप वाले बच्चों का, 6 से 14 साल के बच्चे, 14 साल के जो बीच में जो बच्चे आते हैं, उनका जो एनरोलमेंट है वो थोड़ा बेटर हुआ है पहले से। और ये कितना बेटर हुआ है, ये बेटर हुआ है कि 2018 में ये था 65.6%, ठीक है, और ये बढ़ के हो गया है 72.9%, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखोगे आपकी 7% का इंक्रीमेंट हुआ है 2022 में, 2018 से 22 के बीच में 7% ज़्यादा बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया है, गवर्नमेंट स्कूल में, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, जो जनरली आपको मिल जाएंगे पहली से कक्षा 8 तक के बीच में, ठीक है। दूसरी और भी कुछ फाउंडिंग इसमें जो पता चली है सर्वे से, वो ये है डिजिटल लिटरेसी के बारे में। तो भाई इसमें तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा बेटर किया इंडिया ने। जैसे बोला जा रहा है कि 14 से 16 साल के बीच के जो बच्चे हैं उसमें जो डिजिटल लिटरेसी है वो 89% है, ठीक है। मतलब 89% बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन की एक्सेस है। अब चाहे वो स्मार्टफोन उनके अपने पास हो, और चाहे वो क्या बोलते हैं फैमिली का यूज़ करते हो, ठीक है। दूसरा ये है कि 76% बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। और 57% बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जो मैटर है, वो इंटरनेट पे और क्या बोलते हैं डिजिटली वो उसको पढ़ते हैं, एक्सेस करते हैं। 57% बच्चे, मतलब एजुकेशन मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं डिजिटली, और 76% बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा और फाइंडिंग इसमें देखी जाए तो ये पता चला कि भाई इसमें थोड़ा जेंडर डिवीज़न है, इसमें भी थोड़ा जेंडर डिवाइड है कि गर्ल्स के अपेक्षा बॉयज़ ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा उनको पता है किस चीज़ के बारे में, सेफ्टी फीचर्स के बारे में, कि मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन होते हैं ना मोबाइल्स में, उनमें जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं उनके बारे में दे आर मोर अवेयर देन गर्ल्स, बॉयज़ ज़्यादा अवेयर है। तो ये चीज़ है। तो बस ये यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।